हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉसम मैट्रिक्स और ब्लॉसम मैट्रिक्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ब्लॉसम मैट्रिक्स से और ब्लॉसम सीरीज से। ब्लॉसम का मतलब है, ब्लॉसम स्टैंड्स फॉर ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स इसको बनाया था स्टीव हेनकॉफ एंड जोरा हेनिकॉफ। It is derived from local ungapped alignment of distantly related sequences. All matrices are directly calculated and no extrapolation is used. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने पैम मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स बनाते थे पैम 1, अगर हमने पैम 1 बनाया तो हम उसके रिजल्ट्स को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते थे, बट ब्लॉसम सीरीज को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज अमाइनो एसिड पेयर्स की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, फिर इनकी लॉग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और उन लॉग वैल्यूज को हम लोग मैट्रिक्स में पुट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हेनिकॉफ ने ब्लॉसम मैट्रिक्स को जनरेट किया था और इनको क्रिएट किया था, जिससे अलाइनमेंट्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, अलाइनमेंट स्कोर या अलाइनमेंट बनाने में दो सीक्वेंसेस के या मल्टीपल सीक्वेंसेस के। तो ब्लॉसम मैट्रिक्स with high number are designed for comparing closely related sequences। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ब्लॉसम 60 है, ब्लॉसम 80 की अगर हम बात करें तो ब्लॉसम 80 का मतलब है कि ब्लॉसम 80 यूज करी जाएगी फॉर क्लोजली रिलेटेड अलाइनमेंट्स, और जिसका जैसे जैसे उसका नंबर कम होता जाएगा, जैसे 80 से 45 अगर हम यूज करें तो इट इज यूज फॉर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड अलाइनमेंट्स। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये बनाने के लिए, वो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लॉसम 80 मैट्रिक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें एक परसेंटेज 80 डिफाइन कर दी है कि 80 से ऊपर वाले जितने भी सीक्वेंसेस होंगे उन सीक्वेंसेस को हम मर्ज करके एक सिंगल सीक्वेंसेस बना देंगे, और उसके बाद बाकी जितने सीक्वेंसेस बचेंगे उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो मैट्रिसेस वर क्रिएटेड बाय मर्जिंग और क्लस्टरिंग all sequences that were more similar than a given percentage into a single sequence and then comparing those sequences that were all more divergent than the given percentage value, thus reducing the contribution of closely related sequences। तो मतलब वही हुआ जो मैंने अभी बोला। The percentage used was appended to the name given blossom 80 for example, where sequences that were more than 80% identical were clustered। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्लॉसम आर, तो अगर आर की क्या वैल्यू है, द मैट्रिक्स बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स विद लेस देन R% ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब ब्लॉसम 62 अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसका मतलब है कि इज द मैट्रिक्स बिल्ट यूजिंग सीक्वेंसेस विद लेस देन 62% सिमिलैरिटी। इसमें कुछ नोट करने वाली बात क्या है, ब्लॉसम 62 इज द डिफॉल्ट मैट्रिक्स फॉर प्रोटीन ब्लास्ट। जब मैंने आपको ब्लास्ट करके दिखाया तो उसमें हमने जब ऑप्शन सेलेक्ट करा था उसमें डिफॉल्ट वैल्यू मैट्रिक्स की ब्लॉसम 62 है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि ब्लॉसम 62 इज द बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स टू यूज फॉर ब्लास्ट। अब ब्लॉक डेटाबेस क्या है, ब्लॉक जैसे जो जिसके बेसिस पे हम लोग ये मैट्रिक्स बनाते हैं। ब्लॉक्स बेसिकली आपके हैं कि जैसे ये समझते हैं इस फिगर से कि ये आपके डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, ये अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, इसमें कुछ पोर्शंस होते हैं जिसमें कोई गैप नहीं होता, तो हम उनको बोलते हैं ब्लॉक्स, यानी कि वो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं दोनों, या जितने भी सीक्वेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं हम इनको मार्क किया है गैपलेस अलाइनमेंट ऑफ ब्लॉक्स। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं इनको हम लेके चलते हैं, इनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। तो आप समझते हैं पीछे वाले स्लाइड पर पहुँच कर कि ब्लॉक्स डेटाबेस क्या है। तो ब्लॉक्स डेटाबेस इन्हीं वैल्यूज़ का एक डेटाबेस है जिसमें से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ब्लॉक डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल अलाइनमेंट्स ऑफ कंजर्व्ड रीजन प्रोटीन फैमिलीज। ब्लॉक्स आर मल्टीप्लाई अलाइंड ungapped segments corresponding to the most highly conserved regions of protein. The blocks for the blocks database are made automatically by looking for the most highly conserved region in groups of protein represented in the ProCyte database. These blocks are then calibrated against the SwissProt database to obtain a measure of random distribution of matches.
इट इज़ दीज कैलिब्रेटेड ब्लॉक्स दैट मेक अप द ब्लॉक्स डेटाबेस। मतलब क्या है कि प्रोसाइट डेटाबेस से हमने जो कंजर्व रीजन था उनका एक ब्लॉक्स का रीजन सेलेक्ट कर लिया, उनको हमने वेरीफाई किया है, कैलिब्रेट किया है स्विस प्रॉट डेटाबेस से, और ताकि हम उसमें से कोई भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या कोई रैंडमली कोई चीज़ वैल्यू आ गई तो उसको एलिमिनेट कर सके। फिर ये कैलिब्रेटेड ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं ब्लॉक्स डेटाबेस में आगे की मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए। आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमें ब्लॉसम मैट्रिक्स बनानी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। अगर हम मान के चले हमारे पास 6 सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, तो पहला स्टेप है कि आप सारे अमाइनो एसिड्स की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड हैं, ए बी एंड सी। तो ए की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम, ए इस पोजिशन में या इस सीक्वेंस में कितनी बार आ रहा है। ए यहाँ पर आ रहा है 14 टाइम्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बी 4 टाइम्स आ रहा है, ऐसे सी 6 टाइम आ रहा है। तो ये टोटल नंबर हो गया आपका 24। दूसरा स्टेप है काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अमाइनो एसिड पेयर। अब हमारे पास यहाँ पेयर 3 अमाइनो एसिड्स हैं तो उनके पेयर हमारे पास 6 बन सकते हैं, ए बी ए सी बी सी एंड सी सी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कॉलम वाइज हमें निकालनी है, तो ये चेक करते हैं कि निकालते कैसे हैं। लाइक सपोज सी सी की वैल्यू अगर हम देखिए कैसे निकाल रहे हैं, तो कॉलम 1 में सी की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ से 0 वैल्यू आएगी, बी में सी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 आएगी। थर्ड कॉलम में सी की 2 वैल्यूज हैं, एक ही है और एक ही है, तो यहाँ से एक पेयर बन सकता है सी का। उसके बाद फोर्थ कॉलम में सी 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। तो अब इनकी चार सीज को हमें अरेंज करना है मल्टीपल, या 4 सीज को कितने वेज हो सकते हैं जिसको अरेंज कर सकते हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एक पेयर हो सकता है इस सी और इस सी का एक, फिर ये एक पेयर हो सकता है इस सी का, ये 2 हो गए। फिर ये पहले वाला सी इसके साथ जोड़ सकता है, तीसरा पेयर हो गया। फिर पहले वाला सी इसके साथ 4 पेयर हो गए। फिर ऐसे ये वाला इसके साथ 5 हो गए। फिर ये वाला इसके साथ ये 6 हो गए। और ऐसे एक ये पेयर ये था 6 यहाँ पेयर इस वाले कॉलम से आ गए हैं और एक पेयर आपका इस वाले कॉलम से आ गया। तो टोटल 7 पेयर्स हैं आपके सी के। ऐसे ही कैलकुलेट करें हमने बाकी के, तो ये टेबल हमने फिल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज निकालनी है अमाइनो एसिड पेयर की। तो अगर आप ए बी की बात करें, ए बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, हम ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी पेयर की वो लेंगे 8 और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। तो यहाँ से ए बी ऑब्जर्व आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है ए बी एक्सपेक्टेड, यानी कि अमाइनो एसिड पेयर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो निकलेगी इस वाली टेबल से। कैसे निकलेगी, अब ए बी की निकालनी है तो ए बी डिफरेंट 2 अमाइनो एसिड्स हैं। जरूरी नहीं है कि ए बी, हम इस केस में हमारे ए और बी अलग अलग हैं तो ए और बी हमेशा अलग अलग ही होंगे। यहाँ पे भी ए बी अलग अलग हैं, तो ए की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 14/24, ऐसे बी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 4/24, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए करिए क्योंकि जैसे हमने पैम मैट्रिक्स में सीखा था कि म्यूटेशन ऑफ ए टू बी इज इक्वली प्रोबेबल टू बी टू ए, तो यहाँ पे भी वही बात है। तो ए की बी की जो म्यूटेशन के होने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है बी टू ए से, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स से 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इनकी लॉग की वैल्यू निकालनी है। ए बी एक्सपेक्टेड आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें लॉग लॉग बेस टू ए बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू जैसे यहाँ से आई थी, ए की वैल्यू है आपकी 8/60, ये ए की वैल्यू होगी 8/60। सेम वाइज अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिखी है, यहाँ पे आएगा 112/576। तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके 112/576। उसका ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये सारी टेबल जनरेट कर लेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने सारे अमाइनो एसिड पेयर की और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, फिर हमने लॉग वैल्यू निकाल ली। उन लॉग वैल्यूज़ को हम लोगों ने राउंड ऑफ करके इस ब्लॉसम की मैट्रिक्स में फिट कर दिया। तो ब्लॉसम की मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखती है, ये ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और डायग्राम है ब्लॉसम मैट्रिक्स का। ये बता रहा है आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है फॉर केमिकली सिमिलर सब्स्टिट्यूशन, कॉमन अमाइनो एसिड्स हैव लो वेट्स एंड रेयर अमाइनो एसिड्स हैव हाई वेट। इसमें भी नेगेटिव वैल्यू का वही कॉन्सेप्ट है जो आपकी पैम मैट्रिक्स में था कि इट डिनोट्स द रैंडमनेस। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये रैंडमनेस कम है, कि कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली जनरेट होकर आ गए हो 2 सीक्वेंस, और अगर जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो रैंडमली जनरेटेड है। आगे चलते हैं, अब ये समझते हैं कि पैम मैट्रिक्स और ब्लॉसम मैट्रिक्स कैसे रिलेटेड है या इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं।
हमें यूज़ कब कब करनी है पैम मैट्रिक्स और ब्लॉसम मैट्रिक्स। तो अगर हमें स्मॉल इवोल्यूशनरी डिस्टेंस निकालना है या हमें स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी फॉर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सीक्वेंसेज निकालनी है तो हम लोग यूज़ करेंगे पैम 1 और ब्लॉसम 100। बेसिकली दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं। पैम की जितनी कम वैल्यू होगी, अगर हमें सेम काम करना है ब्लॉसम मैट्रिक्स से तो हमें उतनी ही हाई वैल्यू लेनी पड़ेगी ब्लॉसम की, या पैम की अगर हम हाई वैल्यू ले रहे हैं तो ब्लॉसम की हमें छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पैम 250 और ब्लॉसम 30 कब यूज़ करेंगे हम, जब हमारा लार्ज इवोल्यूशनरी डिस्टेंस निकालना होगा या हमें वीक सिमिलरिटी ओवर स्ट्रेच्ड लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ पर ब्लॉसम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि विच पोर्शन जो आपको समझ नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में आंसर करने की। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।